नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है, इसके अंतर्गत दूसरे टेस्ट को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं, हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे शुरू करी है, जिसमें हम कोशिश करते हैं हर 7 से 10 दिन में एक मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर कर सकें। आज हम इस टेस्ट सीरीज के दूसरे मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। पहला मॉक टेस्ट हमने लास्ट संडे को देखा था, इस संडे सेकंड मॉक टेस्ट को देखेंगे। इसकी पीडीएफ आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई थी, आपने इसका सॉल्व किया होगा। अब इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन को यहाँ पर देखते हैं, जिससे आपको जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनके बारे में और जानकारी मिल सके, और क्यों गलत हुए, क्या गलत हुआ, वो आपको पता चल सके। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या टेलीग्राम पे भी अगर आप सर्च करेंगे जीके ट्रैकर तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी के पोर्शन को यहाँ पे कवर करते हैं। पहला सवाल था, ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी ई और आ मिलकर के या बनाते हैं, यह किस संधि का उदाहरण है। ये आपके यण संधि में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यण संधि में जब भी ई और ऊ के साथ, इसमें दोनों शामिल हैं, छोटी ई और बड़ी ई दोनों, छोटा ऊ और बड़ी ई दोनों, इनके साथ जब कोई दूसरा स्वर यानी ई को छोड़कर या ऊ को छोड़कर, जो इनके जैसे हैं उनको हटाकर जब दूसरे स्वर इनके साथ मिलते हैं, तो ई जो है वो आ के साथ मिलकर के या बना लेता है, और ऊ जो है ये आपका व बना लेता है। तो यहां पर या बन रहा है, ये आपका यण संधि होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है ये है आपका योगरूढ़ शब्द है। जो पंकज है, जलज है, ये शब्द किस प्रकार के हैं, योगरूढ़। देखिए, रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे जो शब्द होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द, और एक होते हैं योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी आप उनको तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास एक शब्द आ जाए पुस्तक, आप इसको 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय, तो यहां पर विद्या प्लस आलय हुआ है। विद्या का मतलब होता है शिक्षा और आलय का मतलब हो गया घर, तो आपका बन गया शिक्षा का घर यानी कि विद्यालय। तो दोनों शब्दों को जब आप तोड़ते हैं तो अलग अलग अर्थ आ जाता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं यौगिक। जो योगरूढ़ शब्द होते हैं ये ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं। जैसे 10 प्लस आनन अगर मिलेगा, 10 का मतलब संख्या 10, आनन का मतलब सर, जब आपस में मिलते हैं तो बनता है दशानन, जिसका अर्थ होता है रावण। वो किसी तीसरे को ही इंगित करता है। ऐसे ही शब्द है आपके पंकज और जलज। इसमें पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का मतलब होता है जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा हो, यानी कि आपका कमल, तो ये किसी तीसरे को संदर्भित करता है। ऐसे ही जलज, जो जल में जन्मा हो, ठीक है। तो ये आपका योगरूढ़ है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका ये भी फायदा होता है अपनी तैयारियों को चेक करने के साथ साथ कि आपको सभी सेगमेंट, जैसे हिंदी के सभी सेगमेंट, चाहे वो संधि का सवाल हो, अलंकार का सवाल हो, शब्द रचना का सवाल हो, वाक्य रचना का सवाल हो, हिंदी साहित्य के हो, सारे एक साथ मिल जाते हैं। किस पोर्शन में आप फंस रहे हैं उसका आइडिया आपको मिल जाता है, और हम डिटेल में इनको कवर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है। अगला, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है। यानी आपने बताना है इनमें से किस विकल्प में जो पहला शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, जो दूसरा है वो समूहवाचक संज्ञा है, और जो तीसरा है वो जातिवाचक संज्ञा है। सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दास शब्द से बना है, उसकी भाववाचक संज्ञा दासत्व,
ठीक है। गोंद यानी कि जो फलों का गुच्छा होता है उसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जुलाहा क्या होता है, देखिए आमतौर पर जुलाहा जो शब्द है यह जो कपड़े बुनने वाले व्यक्ति होते हैं या समुदाय होते हैं उनके लिए संदर्भित किया जाता है, यानी ये किसी विशेष जाति से जुड़ा होता है, जैसे बुनकरों से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक संख्या। तो यही आपका उत्तर है, यही आपने बताना था। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। कई बार आपने इस मुहावरे को सुना होगा, हाथ का मैल होना यानी कि अत्यंत तुच्छ होना इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, ऑप्शन सी। अगला, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं, जिसके खिलाफ करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूजन आपने नहीं करना है। जो दायर करता है वो वादी, जिसके खिलाफ करता है वो प्रतिवादी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, यह सवाल उत्तराखंड में पूछा गया है। एक दूसरे एग्जाम में वर्ष पूछा गया। आप दोनों को नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनकी रचना आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यह किस विधा की रचना है, ये इनका एक निबंध है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आयोग के सिलेबस में जो लेखक दिए गए हैं उनमें जो प्रमुख हैं उनको कब कब साहित्य अकादमी मिला, ये क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी साथ में नोट करते हुए चलें। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, इनको 1955 में साहित्य अकादमी मिला, इनके काव्य हिम तरंगिणी के लिए। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जो थे, इनको 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आलोक पर्व के लिए मिला। हरिशंकर प्रसाई को उनके व्यंग विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है। देखिए, वसुधा, अचला, धरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा इसे भूमि भी कहते हैं, धरा भी इसको कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, अवनी, मेदिनी, प्रहुबी, जगती, क्षिति, वसुमती, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, पृथ्वी के। जो सुधा होता है ये किसका होता है, ये अमृत का होता है। तो वसुधा पृथ्वी का है, वसुंधरा भी पृथ्वी का है, सुधा अमृत का है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विदेशज नहीं है, यानी विदेशी भाषा से नहीं आया है। देखिए, हमला जो है आपका किताब जो है ये अरबी भाषा के शब्द हैं, बेगम तुर्की भाषा का शब्द है, केला आपका देशज एक शब्द है जो देश में ही उत्पन्न हुआ है, ये बाहरी भाषाओं से नहीं आया। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य होगा। देखिए, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। बनावट के आधार पे यानी रचना के आधार पे जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सरल वाक्य, एक होता है हमारा संयुक्त वाक्य और एक होता है हमारा मिश्र वाक्य। आपको पूछा है इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। देखिए, मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी अगर आप एक वाक्य को हटा दें तो दूसरे का अर्थ उतनी स्पष्टता से नहीं दिखता है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसका एक वाक्य जिसे हम प्रधान वाक्य कहते हैं वो दूसरे वाक्य पर जिसे आश्रित वाक्य कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधन है, ये आपका मिश्र वाक्य है। अब यहां पर मैंने सुना है कि अगर आप इसे अलग कर दें तो ये भी कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देगा, या कि आपके देश में अच्छा प्रबंधन है ये भी सही स्पष्ट अर्थ नहीं देगा। तो ये आपका क्या है, मिश्रित वाक्य है। जहां पर दोनों वाक्य प्रधान हो यानी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो वो संयुक्त वाक्य, और जहां पर एक सिंपल सा वाक्य हो, सरल वाक्य, वो आपके पहली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। तो इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का उदाहरण है। देखिए, अलंकार जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार। जिन
कथनों में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य वहां पर दिखाया जाता है, यानी वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से किसी वाक्य को या किसी काव्य को और सुंदर बनाते हैं वे शब्द अलंकार, जो अर्थ के माध्यम से बनाते हैं वे अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जो प्रमुख हैं उसमें अनुप्रास है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार भी शब्द अलंकार है। जबकि जो रूपक अलंकार हैं, उपमा अलंकार हैं, ये आपके कैसे अलंकार होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है आपने बताना है। देखिए, सर्वनाम के मुख्य तौर पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक भेद होता है जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है यह किस प्रकार का स्वर है? यह आपका एक पश्च स्वर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर कि कौन से स्वर जीभ के अग्रभाग से कौन से पश्च भाग से बोले जाते हैं। मुख खुलने के आधार पर भी किया जाता है। जीभ के आधार पर जो ऊ होता है, इसके अलावा देखिए आ जो आपका स्वर है, इसके साथ साथ ओ वाला जो स्वर है और दोनों के दोनों ऊ, ये किस में आते हैं? ये पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, यानी इनके उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर बात करें तो जो हमारे ई और ऊ वाले स्वर हैं ये दोनों के दोनों संवृत्त में आते हैं, यानी इनके उच्चारण में मुंह हमारा काफ़ी बंद रहता है। ठीक है, अब अगर आप विकल्पों में देखेंगे, संवृत्त तो दिया है लेकिन साथ में अग्र दिया है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अग्र स्वर ये है नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर पश्च दिया है लेकिन विवृत नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, अगर पश्च स्वर और संवृत्त दिया होता तो फिर आप उसी को टिक करते। ठीक है, परलोक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, परलोक शब्द का अर्थ होता है दूसरा लोक, यानी कि स्वर्ग लोक, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा इहलोक, यानी कि यही लोक इसी लोक की बात करता है। ठीक है, यानी इसी दुनिया की बात करना। परलोक यानी किसी दूसरी दुनिया के बारे में बात करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहां पर कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। पहला, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। पहला वाला आपका गलत है। निराशा की किरणें नहीं होती हैं, निराशा के बादल होते हैं, किरणें आशा की होती हैं। ठीक है, भोजन बहुत सुंदर बना है, तो भोजन सुंदर नहीं होता, भोजन स्वादिष्ट होता है। ठीक है, व्यक्ति सुंदर होता है। ऑप्शन बी भी गलत है। मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, ये आपका बिल्कुल सही है। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य आपका सही ढंग से बना हुआ है। ठीक है, अगला है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यहां पर ये आना था। तो चौथा वाला भी गलत है, केवल सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है? क्रिया मुख्य तौर पर 2 प्रकार की हमने पढ़ी है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी वहां पर मौजूद होता है वो आपका सकर्मक, यानी कि कर्म के साथ। जहां पर कर्म मौजूद नहीं होता वहां पर अकर्मक। ठीक है, यहां पर देखें इसकी पहचान कैसे करते हैं, हमने देखा भी था कि आपको सवाल करना है क्या और क्यों। ठीक है, तो शीला पत्र लिखती है, क्या लिखती है? आपने सवाल किया, आपको जवाब मिला पत्र लिखती है, तो यहां पर कर्म है, तो यह आपका सही है। दूसरा, मोहन रोटी खाता है, क्या खाता है? आपने सवाल किया, क्या पूछा, तो आपको जवाब मिला रोटी, ये भी सकर्मक क्रिया वाला है। सुमन दूध पीती है, क्या पीती है? दूध, तो ये भी सकर्मक क्रिया वाला है। राजू बहुत रोता है, क्या रोता है? कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी सकर्मक क्रिया की दृष्टि से ये अशुद्ध है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है क्योंकि इसमें कर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ था? देखिए, हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला जो प्रयास हुआ था ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था।
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस व्यक्ति ने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ये किया था गार्सा द तासी नाम के व्यक्ति ने। फ्रांसीसी भाषा में इसने लिखा था द लिटरेचर एंड्री ए हिंदुस्तानी, इस तरह का कुछ नाम इसने दिया था। 1839 में लिखा था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा है तो जोशुआ केटलर का नाम आपने ध्यान रखना है। अगला, तुलसीदास जी की निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? देखिए, तुलसीदास जी की इनमें से कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में उन्होंने नहीं लिखी? उनकी काफी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। कई बार डायरेक्ट सवाल आया है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में करी, तो आप कहेंगे अवधी में करी है। अब अवधी में करी है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह ब्रज की रचना नहीं है, ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है। ब्रज भाषा में इन्होंने गीतावली को लिखा है, दोहावली को लिखा है, इन्होंने विनय पत्रिका की रचना भी ब्रज भाषा में ही करी है। ठीक है, रामचरितमानस को लेकर के 2-3 सवाल आपसे और पूछे जाते हैं। रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं? तो आप कहेंगे टोटल 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांडों के नाम क्या क्या हैं? तो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। इन 7 कांडों में सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में किस कांड को इसका हृदय कांड कहते हैं? तो अयोध्या कांड को कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम को माना जाता है। खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह माना जाता है इसको। यह रचना किसकी है? यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। एक साथ आपके 2 क्वेश्चन यहां पर बने हुए थे। पहला, खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम। और ये रचना किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे इनकी एक रचना का नाम है उर्वशी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कामयानी इनकी काफ़ी फेमस रचना है। कामयानी में टोटल कितने सर्ग हैं? तो आप कहेंगे कामयानी में टोटल 15 सर्ग हैं। सवाल आता है। ठीक है, इसके अलावा आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, अयोध्या का द्वार, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। निम्न में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के और कौन कौन से उपन्यास हैं प्रमुख? गबन हो गया, गोदान हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, निर्मला, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। अगर आपसे यही सवाल जयशंकर प्रसाद के बारे में होता कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, वो इरावती था। ठीक है, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो इनकी कौन सी रचना है जो उपन्यास के तौर पर भी और नाटक के तौर पर भी लिखी गई? सही आंसर हो जाएगा महाभोज। महाभोज इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है और यही इनकी एकमात्र रचना है जो उपन्यास और नाटक दोनों रूपों में उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पहले इसे ऐसे उपन्यास के रूप में लिखा गया, बाद में इसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया, नाटक के रूप में इसे लिखा गया। ठीक है, बाकी जो आपका बंटी है ये उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान ये भी इनका उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो नागों को हराकर उत्तराखंड पर किसका अधिकार हुआ था? नागों को हराकर उत्तराखंड पर मौखरियों ने, जो कन्नौज का मौखरी वंश था, इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, उत्तराखंड पर कुड़िंद शासन कर रहे थे। कुड़िंदों के बाद शकों का यहाँ पर आगमन हुआ। शकों के बाद कुषाण आए। कुषाणों को कुचला योधई शासकों ने। बाद में यहाँ पर नाग जाति का आधिपत्य हुआ। नागों की सत्ता को हराया मौखरियों ने। मौखरी वंश का जो आखिरी राजा था वो ग्रहवर्मा था, उसकी हत्या हो जाती है और फिर जो हर्षवर्धन था कन्नौज का शासक, वह पूरे उत्तराखंड को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो हरिद्वार में स्थित है जो हर की पैड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया है? सही आंसर है राजा विक्रमादित्य ने करवाया है। ऑप्शन
बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। देखिए राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनका नाम था राजा भर्तहरि, ठीक है। वे यहाँ पर आए थे, काफ़ी तपस्या उन्होंने यहाँ पर करी। बाद में इन्हीं की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का, भर्तहरि की पैड़ी का निर्माण करवाया, जो कालांतर में नाम हो गया हर की पैड़ी। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल होता हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो राजा मानसिंह ने करवाया था, ठीक है, जो अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, पहला, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि उसे विष्णु प्रीति कहते थे, सही हो जाएगा आपका। विशिष्ट साहस और वीरता के लिए दी गई भूमि को रौत कहते थे, यह भी सही है आपका। राज्य अधिकारियों को दी गई भूमि को संकल्प कहते थे, गलत हो जाएगा, उस भूमि को जागीर कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई भूमि विष्णु प्रीति या संकल्प कही जाती थी उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में, ठीक है। तो यहां पर तीसरा वाला गलत है। पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है, तो पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम होता है यह पिथौरागढ़ से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पिथौरागढ़ में जो आपके पोंटिंग ग्लेशियर नामी ग्लेशियर हैं वहां से निकलती है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ में यह सरयू के साथ संगम कर लेती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 108 किलोमीटर। ध्यान रखना, उत्तराखंड में एक दूसरी रामगंगा भी है जिसे पश्चिमी रामगंगा कहा जाता है। पश्चिमी रामगंगा आपके दूधातोली श्रृंखला से आती है। पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा के ऊपर ही बना हुआ है कालागढ़ बांध। वो किसके ऊपर है, वो पश्चिमी रामगंगा के ऊपर है। पश्चिमी रामगंगा कन्नौज में जाकर गंगा के साथ संगम करती है, ठीक है। अगला, अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तराखंड में किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है। सास कहते हैं भागीरथी को और अलकनंदा को कहा जाता है बहू, ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी वालियागाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है। तो वालियागाड़ के माध्यम से किस ताल का जल गौला नदी में चला जाता है, यह है आपका सात ताल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सात ताल को कुमाऊं की सबसे रमणीक झील इसे माना जाता है। सात तालों का यह समूह है जिनके बारे में मान्यता है कि आंतरिक जलधाराओं के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनका पानी वालियागाड़ नदी में जाता है जो आगे जाकर गौला नदी में मिल जाती है, ठीक है। इन सात तालों में जो प्रमुख हैं उनमें नल दमयंती ताल है, राम सीता ताल है, इसके अलावा पन्ना ताल, लक्ष्मण ताल, पूर्ण ताल, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ था। देखिए, पृथक राज्य की मांग जो चल रही थी वो काफी पुराने समय से चल रही थी। 1990 के दशक में ही पृथक राज्य का जो आंदोलन था वो काफी ज्यादा तीव्र गति से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों ने आरक्षण की व्यवस्था वहां पर उस समय कर दी थी यूपी सरकार ने 1994 में, जिस वजह से जो आंदोलन था वो काफी ज्यादा तीव्र हो गया था। तीव्र विरोध हुआ आरक्षण का जो घोषित किया गया था उस समय। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण। उत्तराखंड वाले इलाके में ओबीसी बहुत ही ज्यादा कम थे, तो यहाँ के निवासियों को लगा ऐसे में हमारे लिए कोई साधन नहीं बचेगा क्योंकि नौकरियों में सारे यूपी के जो ओबीसी वर्ग हैं वो आ जाएंगे। तो फिर वो आरक्षण का विरोध करते करते जो हिंसाएं वहां पर हुई उसने पृथक राज्य आंदोलन की मांग को और ज्यादा तेज किया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाले जनपदों की संख्या 5 है, जिसमें हमारे 3 जनपद जो हैं वो नेपाल के साथ और 3 लगे हुए हैं तिब्बत के साथ। नेपाल के साथ कौन कौन से लगे हुए हैं? नेपाल के साथ हमारा चंपावत लगा हुआ है, हमारा उधम सिंह नगर लगा हुआ है और पिथौरागढ़। और तिब्बत के साथ लगे हुए हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ये शुरुआत के 3 हैं ये लगे हुए हैं तिब्बत के साथ यानी चाइना के साथ, और जो ये बाकी के 3 हैं ये लगे हुए हैं नेपाल के साथ, ठीक है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है देवरिया ताल। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ मंदिर के समीप ऊखीमठ में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा देवरिया ताल कहां है? रुद्रप्रयाग। देव ताल कहां है? तब आप कहेंगे चमोली। और दुग्ध ताल कहां है? वो पौड़ी में है, ठीक है। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है?
तो उत्तराखंड में उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है यह लाल भूरे रंग की होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादातर हमें पेड़ देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख वृक्ष हैं जैसे देवदार है, ब्लू पाइन है, चीड़ पाइन है, ये हमें उच्च पर्वतीय ढालों पर ही देखने को मिलते हैं जहां पर यह मिट्टी होती है। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला, सिंचाई सुविधा के आधार पर राज्य में भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो सिंचाई सुविधा के आधार पर राज्य में भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, जहां पर सिंचाई उपलब्ध है, उस भूमि को कहा गया है तलाऊ भूमि। ठीक है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यानी जो भूमि थोड़े उचले इलाकों में है, जहां पर नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, उस भूमि को कहते हैं उपराऊ भूमि। और जो भूमि थोड़ी सी बंजर है या वनों के किनारे लगी हुई है, पथरीली भूमि है, उसे इजरान या कंटील भूमि कहते हैं। तो सिंचाई के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है, तलाऊ, उपराऊ और इजरान। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नदी बेसिन दिए हैं, दूसरी तरफ उनके नदी बेसिन के कितने प्रतिशत हिस्से पर वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं। देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन जो क्षेत्रफल है, वनों का क्षेत्रफल है प्रतिशत में, वो किस नदी बेसिन में है? वो टोंस नदी बेसिन में पड़ता है। ठीक है, टोंस नदी बेसिन में लगभग 76% के करीब आपके वन हैं। टोंस के बाद आती है कोसी नदी बेसिन जहां पर लगभग 69% है। उसके बाद आता है यमुना बेसिन जहां पर 56% है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर होगा 2। अगर आपको सिर्फ टॉप 3 पता थे कि कहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है प्रतिशत की दृष्टि से नदी बेसिन में, पहले पर टोंस है, दूसरे पे कोसी, तीसरे पे यमुना, तीसरे का 2 है। 2 विकल्प एक ही में आपको दिखेगा और सीधा आप आंसर कर जाते। ठीक है, पूरा मिलान अगर हम यहां पर करें, भागीरथी नदी बेसिन में कितना फीसदी वन क्षेत्र है? यह है आपका लगभग 34%। ठीक है, अलकनंदा बेसिन की बात करते हैं, अलकनंदा का इसी के करीब है लगभग 32%। पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 1 है, तीसरे का 2 और रामगंगा बेसिन में लगभग 41%, चौथे का 4। 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तराखंड का मंदराम क्षेत्र और बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं किसके? तो जो मंदराम क्षेत्र है, बरकोट क्षेत्र है, यह चूना पत्थर के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देहरादून में स्थित हैं ये दोनों क्षेत्र जो किसके लिए फेमस हैं? चूना पत्थर के लिए फेमस हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? जो साल वृक्ष होता है यह उपोष्ण कटिबंधीय वन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में जब हमने वनों के प्रकार को देखा था, उसमें हमने ये बात करी थी कि जो उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये आपके 1200 मीटर तक पाए जाते हैं। ठीक है, इन उपोष्ण कटिबंधीय वनों का जो प्रमुख वृक्ष है वो साल वृक्ष है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख औषधियाँ, दूसरी तरफ उनका इस्तेमाल किस चीज़ में होता है या किसके लिए हम उनका प्रयोग करते हैं वो दिया है। किलमोड़ा औषधि की बात करें, इसका इस्तेमाल या यह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये आपके पीलिया रोग में इस्तेमाल होती है। पहले का हो जाएगा 2। घोड़चक की बात करें, ये आपके अतिसार में होती है यानी कि 3। मरोड़ फली की बात करते हैं, यह सर्प विष को उतारने में इस्तेमाल होती है यानी कि 1। और चिरियता ये ज्वार उतारने में मददगार औषधि है यानी कि 4। 2, 3, 1, 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वन आंदोलन यहाँ पर दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके वर्ष। खास पट्टी आंदोलन ये कब हुआ था? खास पट्टी वन आंदोलन आपके 1906-7 के दौरान हुआ था। ठीक है, दूसरा कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 के आसपास हुआ था। राजगढ़ी वन आंदोलन की बात करें, ये 1926 से 30 के दौरान हुआ और डांगी चोरा वन आंदोलन ये 1946 में हुआ था। ठीक है, यानी पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा आपका 3, तीसरे का हो जाएगा 1 और चौथे का 2। 4, 3, 1, 2 इसका सही विकल्प होगा। 4, 3, 1, 2। ठीक है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था?
देखिए, बाज बहादुर ने तिब्बतियों को हूण देश को पराजित किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि जो तिब्बती थे उस समय, जो हूण थे, वे मानसरोवर यात्रा में जो तीर्थ यात्री जाते थे उनको काफ़ी परेशान करते थे, उनसे लूटपाट करते थे। तो मानसरोवर की यात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इसने तिब्बत अभियान किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में निम्न सूची को यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में इसकी स्थापना होती है नैनीताल में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। पहले का हो जाएगा 4। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ। किसके अध्यक्षता में हुआ दूसरा अधिवेशन? तारादत्त गहरोला की अध्यक्षता में। दूसरे का 3 हो जाएगा। तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ। यह अधिवेशन कोट द्वार में हुआ बद्रीदत्त जोशी के नेतृत्व में, यानी तीसरे का 2। चौथा अधिवेशन जो था ये 1920 में हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ, यानी कि 1। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 आपका सही विकल्प होगा। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा कोट द्वार में, चौथा काशीपुर में। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला, सर्वाधिक देववन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा देववन उत्तराखंड में कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए गए हैं? देववन ऐसे वन होते हैं जिनके साथ कोई धार्मिक मान्यता जुड़ी होती है, जिस वजह से उन पर कोई भी क्षति उनको नहीं पहुंचाई जाती। वर्तमान में राज्य में सर्वाधिक देववन पिथौरागढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी। खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, खीराकोट आंदोलन जो था आपका, ये खनन के विरुद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन ने किया था। राधा भट्ट इनका नाम है, राधा बहन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यह आंदोलन 1978 में हुआ था, ऑप्शन सी। सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को राजस्व अभिलेखों में क्या कहा गया है? जो निम्न श्रेणी की कृषि भूमि है उसे राजस्व अभिलेखों में उलखेड़ी, ऊखड़ या खिल इन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है, इस पर 12 साल में 2 या 3 ही फसल यहाँ पर बोई जाती है। काफ़ी ज़्यादा खराब भूमि इसे माना जाता है। इसे उलखेड़ी भूमि, इज्जर भूमि, कटील भूमि या उखड़ भूमि, खिल भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया था? जो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद है, इसे 2003 में बनाया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगर सवाल आ जाए कि जैविक कृषि विधेयक कब पारित किया गया उत्तराखंड में? 2019 में। ठीक है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड की वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? देखिए, वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। जब वर्षा होगी तो ही वहां पर खेती संभव है। वर्षा के ऊपर वो क्षेत्र पूरी तरह से डिपेंड है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। ये 2 वर्षीय फसल चक्र की बात कर रहा है। फसल चक्र का मतलब होता है आपने किसी भूमि पर कोई फसल बोई, उसके बाद आपने कुछ और बोया, फिर आपने कुछ और बोया, फिर वापस आप उसी फसल पे आ गए जो आपने पहले बोई थी। तो कैसा वो चक्र है कि आपने जहां से शुरू किया, आपने कुछ और फसलें बोई, फिर वहीं से शुरू हो गए। तो कौन सा फसल चक्र उत्तराखंड में ऐसे क्षेत्रों में चलता है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? वर्षा का जो जल है वही उस पर निर्भर करती है पूरी फसलें। ठीक है, यानी जो असिंचित क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड में, जो असिंचित क्षेत्र है जहां पर वर्षा का जल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर फसल चक्र है। वहां पे धान बोया जाता है, फिर गेहूं, फिर मंडवा और फिर पड़ती यानी कि भूमि को बिना फसल के कुछ समय के लिए छोड़ देना, और फिर कुछ समय के बाद वापस धान, जब वर्षा आएगी फिर गेहूं और फिर आपका मंडवा। ठीक है, तो ये 2 वर्षीय फसल चक्र है ऐसे क्षेत्रों का जहां पर वर्षा ज़्यादा महत्व रखती है, जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी जो सिंचित क्षेत्र है, वहां का फसल चक्र क्या है? वहां पर धान गेहूं ऐसे चलता रहता है, या कुछ जगहों पर धान आलू, धान फिर गेहूं, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नाम से चंपावत को नहीं जाना जाता है? देखिए, चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर कहते हैं। अतीत का स्वप्निल नगर भी चंपावत को कहते हैं। ऐतिहासिक जीवित नगर ये अल्मोड़ा को कहते हैं, ना कि चंपावत को। सी वाला गलत है। कुमू भी चंपावत का ही प्राचीन नाम है। ठीक है,
प्रसिद्ध नौढुंगिया भवन कहां पर स्थित है? जो फेमस नौढुंगिया भवन है आपका, ये चंपावत में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा बोक्सा जनजाति के लोग करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो बोक्सा जनजाति है सर्वप्रथम उत्तराखंड में कहां पर आकर बसी? सवाल आता है, बनबसा चंपावत में आकर बसी। बोक्सा जनजाति स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं। इनकी भाषा है रजभैंसी। इनकी सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी, जो काशीपुर में जिनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। इनके प्रमुख त्यौहार पेपर में आए थे चैती, होगण, ढलिया, गोटरे, नौबी। ये सब क्या हैं? बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। भूमियाल देवता की पूजा पूछा होता तो भोटिया जनजाति। ठीक है, अगला, मदन मोहन शर्मा के प्रयासों से गंगोली हाट में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड में कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। इस मंदिर की स्थापना मदन मोहन शर्मा के प्रयास से 1972 में करी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य में है? सही आंसर होगा लाशपा दर्रा। लाशपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। जो ट्रेल दर्रा है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। सिल्ला दर्रा पिथौरागढ़ में ब्यास घाटी और दारमा घाटी को जोड़ता है। बाराहोती दर्रा आपके चमोली जनपद में स्थित है। मिसेज रीड द्वारा किस जनपद में लेप्रोसी मिशन की शुरुआत करी गई थी? यानी कुष्ठ रोग के खिलाफ इन्होंने एक अभियान शुरू किया था, 1885 में किया था। ठीक है, मिसेज रीड ने कहां पर शुरू किया था? वर्तमान में पिथौरागढ़ वाले जनपद में। ठीक है, यानी जो उस समय पिथौरागढ़ वाला इलाका है आज का, वहां पर इन्होंने लेप्रोसी मिशन शुरू किया। ऐसे सवाल बन जाते हैं कि ब्रिटिश काल में जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए वे कब और कहां किस जनपद में विशेषकर हुए, इस तरह से। ठीक है, रामडोला का मेला कहां पर लगता है? तो रामडोला का मेला उधम सिंह नगर में लगता है, खटीमा में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ब्रिटिश काल में तहसीलदार के कार्य सही से हो सके उसके लिए अंग्रेजों ने कानूनगो को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, भूमि माप की 3 इकाइयां हैं, द्रोणवाप, कुल्यवाप और खारीवाप। इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो भूमि माप की जो 3 इकाई हैं, द्रोणवाप, कुल्यवाप और खारीवाप, इनमें सबसे बड़ी है खारीवाप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो द्रोण वाली होती है, द्रोणवाप होती है, यह 32 सेर से मिलकर बनी होती है, यानी 16 नाली के लगभग। जो कुल्यवाप है ये 256 सेर से मिलकर बनी है, 1 सेर यानी कि 500 ग्राम। ठीक है, और खारीवाप 640 सेर से बनी हुई है। ठीक है, किस चंद शासक ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? सिंपल सा सवाल है, लक्ष्मी चंद ने किया था 1602 के आसपास में। गंधक युक्त जल सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है? तो गंधक जल युक्त सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है आपका, ये देहरादून में है। इसके बारे में मान्यता है कि इसके जल में जो है वो गंधक मिला हुआ है, जिसमें अगर आप स्नान करते हैं तो चर्म रोग जो होता है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, गढ़वाली समाचार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? जो गढ़वाली समाचार पत्र है इसकी शुरुआत होती है 1905 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1901 में गढ़वाल यूनियन को स्थापित किया जाता है। बाद में यही यूनियन 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र शुरू करता है। ठीक है, देहरादून घंटाघर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पेपर में पूछा गया आपसे इसका उद्घाटन किसने किया? देहरादून जनपद को जब हमने कवर किया था जिला सीरीज में, बलोदी जी वाली सीरीज में, उसमें भी देखा था कि देहरादून घंटाघर का निर्माण जो उद्घाटन है वो किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। हमने सवाल यहाँ पर यह किया है कि इसकी नींव किसने रखी? देखिए, इसकी नींव रखी गई थी 1948 में, सरोजनी नायडू ने रखी थी उस समय, जो उस समय संयुक्त प्रांत की गवर्नर थी। इसका उद्घाटन 1953 में किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? तो भेड़ पालकों से संबंधित मेला जो है आपका वो नुणाई मेला है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में सबसे कम अति सघन वन किस जनपद में है? तो सबसे कम अति सघन वन जो है आपके वे हरिद्वार जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वो नैनीताल में है और सबसे कम जो है वो हरिद्वार में है। इसके अलावा जो मध्यम सघन वन और खुले वन है, सबसे ज्यादा पौड़ी, सबसे कम उधम सिंह नगर। ठीक है, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था?
तो रो नहीं आगे बढ़ो यह नारा तुलसी देवी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तुलसी देवी जो थी ये सरला बहन की ही एक साथी थी, उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित थी। इन्होंने ही बाद में ये नारा दिया महिलाओं के लिए कि आप रो नहीं आगे बढ़े। तो रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसका है? तुलसी देवी का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? हमेशा नियत रहता है या बढ़ जाता है जब सूर्य के समीप हो, या तब बढ़ता है जब सूर्य से दूर हो, या कोई भी इनमें से कोई नहीं? देखिए, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं इनकी गति घटती और बढ़ती रहती है। कोई ग्रह जब सूर्य के समीप होता है तो उसकी गति तेज हो जाती है, और जब सूर्य से दूर होता है तो गति कम हो जाती है। ठीक है, अभिधम पिटक संबंधित है। जो अभिधम पिटक है ये किससे जुड़ा हुआ है? यह बौद्ध दर्शन से जुड़े विषयों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख पिटक हैं, त्रिपिटक जिनको कहते हैं। पहला है विनय पिटक, उसमें नियम और विनिमय जो है बौद्ध साधुओं के लिए वो लिखे गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को संकलित किया गया है सुत्त पिटक में। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो संकलित किए गए हैं। ठीक है, वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? कई बार हमने देखा है कि 5 ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों के लिए हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है? तो इनमें से किसे लौटा हुआ मानसून कहते हैं? लौटा हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, तमिलनाडु के तटों पर शीतकाल में, सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी के आसपास यही मानसून वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, तो भारत में जो मुख्य मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। यही मानसून जब वापस लौटता है इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। लौटा हुआ मानसून का ही नाम क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। जाते जाते ये तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करके जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो सूर्य है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कई बार ये सवाल आता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तब आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम लेते। ये सूर्य के बाद है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। ठीक है, डॉग स्टार और साइरस जो है ये दोनों के दोनों एक ही नाम है। ये ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा इसे माना जाता है। ठीक है, किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 में 19 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है जमुना, और दोनों की धाराएं जब मिल जाती हैं तो मेघना। ठीक है, वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? जो प्रभावती गुप्त रही हैं ये वाकटक साम्राज्य में महारानी के रूप में इन्होंने कई सालों तक शासन किया। ये किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष शब्द किससे संबंधित था? पेपर में आया हुआ सवाल है। यह टकसाल का प्रमुख होता था, लक्षणा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। टकसाल यानी जो मुद्रा विभाग है उसका प्रमुख। ठीक है, सूची को यहां पर सुमेलित करना है। एक तरफ सिक्के दिए हैं, दूसरी तरफ उन्हें जारी करने वाले। शाहरुखी नामक सिक्का किसने जारी किया था? शाहरुखी नामक सिक्का बाबर ने जारी किया था, यानी कि पहले का 4। इलाही नामक सिक्का यह अकबर के काल में आया था, यानी कि 3। टका नामक जो सिक्का था इसे इल्तुतमिश ने, और दाम शेरशाह सूरी ने जारी किया था, यानी कि तीसरे का क्या हो जाएगा? 2 और चौथे का 1। 4 3 2 1 इसका सही विकल्प होगा। 4 3 2 1। अगला, सूची को यहाँ पर फिर से मिलाना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, यानी कि 3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, यानी कि 1। वायु अधिनियम, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये आया था 1981 में, यानी कि 4।
और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये आया था 1974 में, यानी कि 2। 3, 1, 4, 2 यहां पर आपका सही आंसर होगा। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन से हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की अक्षांश के ऊपर, वहाँ की ऊंचाई के ऊपर, वहाँ के वायु दाब पर, महासागरीय धाराओं पर निर्भर करती है। अक्षांश पर निर्भर करती है, देशांतर पर नहीं करती है, ध्यान रखना। तो देशांतर एलिमिनेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर 2 है वो आपका गलत है, बाकी जहाँ पर नहीं है वो आपका उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले जो घटना घटी उसे पहले रखना है। देखिए, प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति को कब गठित किया गया था? प्रारूप समिति को 1947 में बनाया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? 1949 में किया गया था, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी कि इसे लागू कब से किया गया? 1950 से किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक इन 1946 में हुई। यानी सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद आपका 1 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा और फिर 3 आएगा। 4, 1, 2, 3 इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता था? तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू नामक अधिकारी राजस्व कर जमा करने वाला होता था। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की विशेषता और उन्हें किस देश से लिया गया है कि निम्न युग्म में से कितने सही युग्म हैं? देखिए, कितने सही हैं आपने वो बताना है, सवाल को सही से पढ़ना है। द्विसदनीय व्यवस्था यह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था हमने इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से ली है, तो पहला वाला गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं, सही है। मौलिक कर्तव्य कनाडा से नहीं लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, ये भी गलत है। संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया, ये सही है। तो आपके केवल 2 युग्म यहां पर सही सुमेलित होंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? तो देखिए, सल्तनत काल के कर व्यवस्था को भी हमने कई बार देखा है। सल्तनत काल में 5 प्रकार के प्रमुख कर थे। जैसे जजिया कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, धार्मिक कर था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स जो था लूट के सामान पर टैक्स जो लगता था। खराज जो था ये भू राजस्व कर था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्न कथनों में से सही कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जोतों का संख्या सीमांत प्रकार की है। देखिए, सीमांत जोत क्या होती है? भारत में मुख्य तौर पर जोतें जो पाई जाती हैं, यानी जो भूमि का एक निश्चित आकार या स्थान होता है, पूरा एक भूमि का क्षेत्र होता है जिसे कृषि जोत कहते हैं, वो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला होता है सीमांत जोत। वह भूमि जो 1 हेक्टेयर से कम है उसे सीमांत कहते हैं। जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक के बीच की भूमि है उसे छोटी जोत या लघु जोत कहते हैं। जो 2 से 4 हेक्टेयर तक है उसे अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। जो 4 से 10 हेक्टेयर तक है उसे मध्यम जोत, और जो भूमि 10 हेक्टेयर से भी बड़ी है उसे बड़ी जोत कहा जाता है। ठीक है, भारत में ज्यादातर छोटी यानी 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि का टुकड़े हैं जिन्हें सीमांत कहते हैं। तो ये आपका सही है, भारत में सबसे ज्यादा सीमांत जोत पाई जाती है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान तीसरी पंचवर्षीय के दौरान मानी जाती है। सेकंड वाला भी आपका सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित का सही क्रम बनाएं। फिर से आपको 4 घटनाएं दी गई हैं, इनके सही क्रम को लगाना है। रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था 1773 में। सूरत की फूट यानी कांग्रेस का सूरत विभाजन ये 1907 में हुआ। बंगाल का विभाजन ये 1905 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में हुई। तो सबसे पहले हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट का आना यानी कि 1, उसके बाद बंगाल का विभाजन यानी कि 3, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि 4 और फिर आपका कांग्रेस का विभाजन यानी कि 2। 1, 3, 4, 2 इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, मुगल प्रशासन में मोहतसीब क्या होता था? ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया है। मुगल प्रशासन में मोहतसीब जो होता था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ ये किस राज्य में है वो आपको बताना है। देखिए, उनके साथ आपने इनको मिलाना है।
पहला दिया हुआ है यहाँ पर नेवासा। नेवासा जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है। इसे ताम्रपाषाण काल का पुरातात्विक स्थल माना जाता है। ये आपके महाराष्ट्र में है, यानी कि 3। ठीक है। ईसमपुर की बात करें, यह एक नवपाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है और ये कर्नाटक में स्थित है, यानी कि दूसरे का होगा 4। डिडवाना की बात करते हैं, ये राजस्थान का है, मध्य पाषाण काल का स्थल इसे माना जाता है, यानी कि 1 यहाँ पर उत्तर होगा। और गुड़ियाम गुफा की बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से यह संबंधित है आपके तमिलनाडु में, यानी कि 2। तो 3 4 1 2 आपका सही आंसर है। 3 4 1 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इनमें से कौन सा प्रावधान है जो डीपीएसपी का भी पार्ट है और मौलिक कर्तव्यों का भी पार्ट है? चलिए देखते हैं। देखिए, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों में एक प्रावधान है पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 48 का ए पार्ट है, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और मौलिक कर्तव्यों में जो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं उनमें भी पर्यावरण संरक्षण शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल को तिब्बत के साथ जोड़ता है, यानी भारत को तिब्बत से जोड़ता है? यह है आपका बोमड़ीला दर्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है। इसी दर्रे से होकर आप तिब्बत की जो राजधानी है लहसा, वहां तक जा सकते हैं। ठीक है। जो बुजुल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से। जो चांगला दर्रा है ये लद्दाख में है, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत का गृह मंत्री करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूची यहां पर सुमेलित करनी है। एक तरफ वेदों के नाम है, दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेयी ब्राह्मण, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है जैमिनीय ब्राह्मण, यानी कि 4 आ जाएगा। अथर्ववेद का है गौपत ब्राह्मण और यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण, यानी कि 3 और 1 आ जाएगा। 2 4 3 1 आपका सही विकल्प होगा। 2 4 3 1। कई बार ये पूछे गए हैं वेदों के उपवेद या उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए, ENIAC जो था इसे दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रैम कैसी मेमोरी है? देखिए, रैम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। यह एक अस्थिर मेमोरी है, यानी ये वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा तब तक आपको देखने को मिलता है जब तक उसे पावर सप्लाई मिलती रहती है। पावर गया, डेटा आपका चला जाता है। तो ये कैसी है? अस्थिर है। ठीक है, यानी वॉलेटाइल है और ये अस्थाई भी है, यानी टेम्पररी भी है। इसमें डेटा तभी तक स्टोर होता है जब तक इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी की जैसे डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क होती हैं या मेमोरी कार्ड्स होते हैं, उनमें डेटा बना रहता है। इसमें क्या होता है, यह अस्थिर भी है और अस्थाई भी है। ठीक है। जैसे ही आप उसका उपयोग करना बंद करते हैं, डेटा चला जाता है, सेव उसमें नहीं होता। रोम की बात करते हैं। रोम कैसी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी। वो गैर स्थिर है और स्थायी मेमोरी है, यानी वो परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले होते हैं जिनमें किसी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आमतौर पर जो प्रिंटर बनते थे पहले, उनमें पीछे एक हैमर यानी हथौड़े टाइप का लगा रहता था। जैसे ही हम कोई बटन आगे दबाते थे, वो उसी अक्षर पे जाकर के हिट करता था और वो अक्षर फिर पेपर पे प्रिंट होता था। ऐसा कौन सा प्रिंटर है इनमें से जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है? यह है आपका लेजर प्रिंटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में आता है। ठीक है। इसमें
लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई रिबन नहीं लगी होती, कोई पीछे हथौड़ा इसमें नहीं लगा होता, ठीक है। फोटो प्रिंटर हो गए, इंकजेट प्रिंटर हो गए, थर्मल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जो पुराने वाले प्रिंटर होते थे जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, ये सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर थे, ठीक है। निम्न में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? देखिए, इनमें से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस यानी कि कंप्यूटर के जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं जिसमें दोनों शामिल हैं, इसी को संयुक्त रूप से पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। इसमें माउस, प्रिंटर, स्क्रीन शामिल है, सीपीयू इसका हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र क्या होता है? तो एक ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र आपका वह सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज मंगलवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, यदि आज मंगलवार है तो 61 दिन के बाद जब आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको जितने दिन दिए गए हैं उसको सीधा 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 56 तक ये कटेगा, 5 इसमें शेष बच जाएगा। मंगलवार से 5 दिन आगे चले जाइए, यानी वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, सैटरडे, 5वां दिन हो जाएगा संडे। तो 61 दिन के बाद आपका संडे होगा। ऑप्शन डी। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। जल प्रतिबिंब यहां पर दिया गया है, आपने बताना है कौन सा वाला सही होगा। तो देखिए, इसमें जब हम जल प्रतिबिंब वाले सवालों को करते हैं उसमें आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो ये अक्षर होता है जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे की ओर इसमें एक्सचेंज होगा, राइट टू लेफ्ट इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे आर है तो आर ऐसा ही रहेगा, बस ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, रहेगा इस साइड ही, ठीक है। तो जिसमें भी आर का ये वाला हिस्सा इस साइड को है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे ये वाला, ठीक है। रहेगा ये वाला हिस्सा जो आपका ये आर का है, रहेगा ये राइट में ही, तो ऐसे ही इधर को ही रहेगा, जहां पर नहीं है वो एलिमिनेट हो गया। केवल जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर नीचे ही आपस में बदलता है। एस की बात करें तो एस में तीनों में एस लगभग एक जैसे दिए गए हैं, तो इसमें कोई एलिमिनेट नहीं हो पाएगा यहां पर। जेड की बात करते हैं, जेड में क्या होगा, इसका मुंह इस तरफ है तो इसी तरफ ये खुलेगा, यहाँ पर खुला है इस तरफ को, ये इस तरफ को आ गया, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर बना है, तो ये आपका भी सही है। केवल ए और डी आपके पास अभी बचे हुए हैं। एफ को देखिए, अभी इस एफ का मुंह इस तरफ को है, तो एफ का मुंह रहेगा इस तरफ ही, जैसे यहाँ पर दिया है ये, यहाँ पर इसका मुंह इस तरफ है, तो राइट लेफ्ट में चेंज नहीं होता है, केवल अप और डाउन में चेंज होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया आपका। केवल डी वाला सही है, ऑप्शन डी ही हमारा उत्तर है। अगला, पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से लंबा है, आर जो है वह सबसे लंबा है। चलिए इसको साथ साथ में बनाते हुए चलते हैं। पी जो है वो क्यू से छोटा है, तो आपको एक बात दी है कि जो पी है वो क्यू से छोटा है, ठीक है। जो टी है उससे लंबा है, जो पी है वो किससे बड़ा है, वो टी से बड़ा है, ठीक है। आर जो है वो सबसे लंबा है, तो सबसे लंबे की अगर हम इधर की बात करें तो आर को यहां पर रख लेते हैं, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। एस जो है वो पी से छोटा है, यानी एस आपका पी से छोटा है तो इस तरफ को आएगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, यानी सबसे छोटा नहीं है तो पी के तुरंत बाद वो आ जाएगा, और उससे भी छोटा है टी। ये आपका सही क्रम है। आर सबसे बड़ा है, क्यू फिर है, फिर पी है, फिर एस है और फिर टी है। आपको पूछा है ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा स्थान किसका है? घटते हुए क्रम में दूसरा स्थान, तो सबसे बड़ा आर है। घटते हुए क्रम की अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन है? क्यू। यही आपका उत्तर है। नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? जब आपको इस तरह से पासे के बारे में पूछा जाता है, पासे वाले सवालों में एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर के सवाल है। अगले जो मॉक टेस्ट हमारे होंगे उनमें और एडवांस क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे। जब भी आपको इस तरह से पासे वाले सवाल आ जाएं, आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको 2 जैसे मिल जाएं उन्हीं को लेकर आपने चल जाना है। जैसे 6 3 5 है तो आपने इस डायरेक्शन में 6 3 और 5 लिख लिया। ऐसे ही 6 3 2 है तो 6 3 2 लिख लिया, यानी 5 के अपोजिट में पूछा गया है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, निम्न श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? एक श्रृंखला यहां पर दी गई है 7, उसके बाद 27, फिर 107, फिर आपका 427 और फिर आपका अगला पद क्या होगा?
देखिए 7 में क्या किया गया है, 27 बनाया गया है। तो 7 इंटू 4 क्या होता है आपका 28, उसमें 1 घटा दिया। फिर 27 इंटू 4 ये आपका 108 होता है, फिर उसमें से 1 घटा दिया। 107 इंटू 4 428 होता है, फिर उसमें से 1 घटाकर 427 कर दिया। 427 को 4 से गुणा करें और फिर 1 घटा दीजिए, 1707 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बनेगा। एक कक्षा में रमन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से 26वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? लास्ट मॉक टेस्ट में भी हमने देखा था कि जब आपको एक साइड से यानी लेफ्ट से और राइट से उसका स्थान पता चल जाए तो यहां पर आपने क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, एक साइड से उसका स्थान 7वां है, एक साइड से 26 है, यानी 26 प्लस 7 आपका हो जाएगा 33 माइनस 1 यानी कि 32 पंक्ति में टोटल लोग हैं। ऑप्शन सी। निम्न कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आपको कहा है कि P प्लस Q का अर्थ है कि जो Q है वो P की बहन है। ऐसे ही आपको 4 कथन दिए गए हैं जिसका अर्थ क्या है वो बताया गया है। R डिवाइड T प्लस K का अर्थ क्या है यह आपने बताना है। इसमें K जो है वो R से कैसे संबंधित है। R डिवाइड बाय T, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है कि जो Q है वो P की माता है, यानी जो T है वो R की माता होगी। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये R है और इसकी माता यहाँ पर T है। ठीक है, अगला है प्लस का निशान यहाँ पर, कि प्लस का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में बहन है। जो K है वो T की बहन है, तो इसकी बहन है यहाँ पर K। आपको पूछा है इसका और इसका रिश्ता क्या होगा, तो यह जो R है इसकी माता है T और इसकी माता की बहन है K, यानी जो K है उसका R से संबंध कैसा है, मौसी का संबंध है। K जो है वो R की मौसी है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका उत्तर होगा। ठीक है, जो विकल्प आपका सी है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए आकृति में कौन सी आकृति भिन्न है। अलग आकृति का आपने चयन करना है। देखिए यहाँ पर अंदर जो है 4 भुजाओं वाला चित्र दिया गया है, बाहर 5 भुजाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर अंदर 6 भुजाएं दी गई हैं, बाहर 5 भुजाएं हैं, ये अलग है। यहाँ पर अंदर 3 है, बाहर 4 है, यहाँ पर अंदर 5 है, बाहर 6 है, यानी अंदर 1 भुजा कम है, बाहर 1 भुजा ज़्यादा। जबकि इस वाले विकल्प में ये फॉलो नहीं होता, इसमें उल्टा दिया गया है। ठीक है, यही आपका अलग है। ऑप्शन बी। कथन दिया है कुछ पत्थर ईंटें हैं और कुछ ईंटें वृक्ष हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे वाले जो सवाल होते हैं कथन और निष्कर्ष वाले, वे वेन डायग्राम बनने से ही सॉल्व होते हैं। पहला कथन है कुछ पत्थर ईंटें हैं। हमने यहाँ पर पत्थर बनाए, उसने कहा कुछ पत्थर ईंटें हैं, तो पत्थरों का कुछ हिस्सा हमने कहा ये ईंट हो गई आपकी, ये पत्थर हो गया। ठीक है, कुछ ईंटें वृक्ष हैं, तो चलिए कुछ ईंटें उसने कहा वृक्ष हैं, तो हमने वृक्ष भी बना दिया। अब निष्कर्ष को देखते हैं, कुछ पत्थर वृक्ष हैं क्या, तो कुछ पत्थर वृक्ष ये नहीं है, पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ वृक्ष ईंटें हैं क्या, तो यहां पर आपने देखा कुछ जो वृक्ष हैं वो ईंटें भी हैं, सेकंड वाला निष्कर्ष आपका सही है। तो निष्कर्ष 2 सही है, पहला गलत है। अगला, रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले हम दिशा वाला बना लेते हैं। ये हमने बनाया दिशा वाला, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। रवि जो है उसने कहा कि दक्षिण की ओर, यहाँ पर केंद्र मान लेते, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ से वो दक्षिण की ओर चलना शुरू करा, इधर की ओर वो चला, फिर अपने दाईं ओर वो मुड़ गया। अभी उसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी उसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। तो इस तरफ वो मुड़ गया और 15 मीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ गया यानी कि इस ओर, और फिर 20 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ से चला, इधर आया, फिर इधर, अभी भी वो दक्षिण दिशा में ही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रवि का मुंह जो है वो अभी भी दक्षिण दिशा में ही बना हुआ है। ठीक है, तो दिशा वाले सवालों में आपको बस जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसे चलना है, आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हालांकि ये भी दिशा वाले सवालों की कैटेगरी का एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पे देखा। इसमें आपको हिंदी के, हिंदी व्याकरण के, हिंदी साहित्य के, इसके साथ उत्तराखंड के, जीके के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के सभी सवाल आपको देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। आपका कितना स्कोर यहाँ पे हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया है तो मॉक टेस्ट को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका ऐसा ही सपोर्ट अगर रहा तो हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे ऐसे ही मॉक टेस्ट को करने की, जिससे आपकी जो तैयारियां हैं वो और अच्छे से हो सकें और आपको निःशुल्क में एक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।